Yes, good afternoon. Okay, so everybody is here. तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? वी वर डूइंग नाउन्स. यस. ओके. तो हमने कहा था क्या था लास्ट टॉपिक वी वर डूइंग वाज यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन. ये देखा था ना हम लोगों ने. अच्छा, और साथ में हमने ये भी देखा था कि कलेक्टिव नाउन को जो हम लोग यूज करते हैं एज अ यूनिट, है ना, एज एन इंडिविजुअल यूनिट, तो उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर लेते हैं. तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. ओके. यस, गुड आफ्टरनून मनदीप. गुड आफ्टरनून. प्लीज टेल व्हाट यू वर सेइंग. सर, आई वाज सेइंग कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूजिंग प्रॉपर नाउन इज कॉमन नाउन. ये कंसेप्ट याद होगा. मतलब बहुत इजी सा था, बस ऐसा ही कि हम बताते हैं जब किसी को कि उसे यहाँ का ये कहा जा सकता है तो उसके साथ हम दा लगा लेते हैं. ठीक है. ओके. और कलेक्टिव के बारे में पढ़ा था. ठीक है. तो दीज वर द फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो उससे रिलेटेड. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउन सिर्फ बता दूंगा. चलो दोबारा. चलो 2 मिनट में बता देते हैं सब लोग. जेंडर नाउन क्या था? हमने देखा था जेंडर्स कितने होते हैं. तो उसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन. ठीक है. मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पता है, फेमिनिन जेंडर के बारे में. न्यूट्रल जेंडर क्या था? इट था. इट यानी कि हम लोग यूज करते हैं इसे नॉन लिविंग नाउन के साथ में. देखो, सबसे पहले बारे में यही याद रहता है कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ नॉन लिविंग यूज किया जाता है. तो नॉन लिविंग नाउन्स के साथ आप इसे यूज करते हो. ठीक है. साथ ही हमने पढ़ा था एनिमल्स के साथ में इसे यूज करते हैं. और बेबी यानी कि जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स की, छोटे बच्चों की, बिल्कुल. ठीक है. और जब तक हम डिफाइन ना करें, ऐसा होता है ना कि बेबी बॉय बेबी गर्ल, ऐसा हमने डिफाइन किया है, केवल बेबी वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उसके साथ इट यूज कर. ठीक है. ये था. कॉमन जेंडर में हम लोगों ने पढ़ा था ही और शी, यानी कि ऐसे नाउन्स जो दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं. ऐसे मतलब ऐसे नाउन्स जो दोनों जेंडर में कॉमन है. जैसे हमने पढ़ा था इसके अंदर वर्ड से स्टूडेंट, कैंडिडेट, टीचर. ठीक है. इस तरह के वर्ड्स थे वो इसमें आते थे. क्लियर है? सेफ, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन, ये जेंडर्स थे जो हमने देखा था पिछली बार. या ठीक है. इसमें बस हमने ये देखा था कि हाँ, प्रेफरेंस जब भी हम जनरल केस में बात करते हैं, मान लो ऐसा बात कर रहे हैं जो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, कैंडिडेट्स के लिए है, वहां हम प्रेफरेंस देते हैं मैस्कुलिन को. हाँ, ही को. बिल्कुल सही गौरव. ठीक है. यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस देते हैं ही को. करेक्ट. ठीक है. तो दिस वाज द कंसेप्ट. अब आगे बढ़ो. आज हम बात करते हैं थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन देखो, बहुत इस पे ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन आते हैं, बट कभी रीडिंग में हेल्प करता है. बिकॉज कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ किसी लिविंग को पर्सोनिफाई होता है. पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? टू कंसीडर नॉन लिविंग नाउन. Okay, now is it clear? You hear me?
ज्योतिष क्यू डिडंट मिस एनीथिंग, अभी हमने बस स्टार्ट किया है तो अभी कुछ मिस नहीं हुआ है। चलो सी ओके, गिव इट अ सेकंड, आई एम जस्ट राइटिंग राइट, ठीक है, गेट बेटर इन अ सेकंड, डोंट वरी, वॉइस। ओके, ये समझ में आया? डू यू गेट दिस पर्सोनिफिकेशन? चलिए देखते हैं। The ocean roared with all his might and swallowed the ship. Jyotish didn't miss anything. हमने बस किया है अभी। We have just a bit personification. Okay, we have just started personification. Consider non-living noun as living, यानी किसी living noun को, इसमें voice clear now? So for now, I'll be little and I'll write more. It will get better in just a minute, I guess. Okay. The ocean roared with all his might followed the ship. His use किया हम लोगों ने. What did we use his for? Ocean. Correct. बिल्कुल सही. Ocean generally living. Ocean को हम लोग living मानते हैं, लेकिन इसे क्या हुआ क्या होगा एक्चुअली? The ocean roared with all his might and swallowed the ship. The ocean roared with all his might and swallowed the ship. एक स्टोरी अभी देखते हैं हम लोग. What is the meaning of roar? दहाड़ना. ठीक है, लिविंग बीइंग करते हैं ना दहाड़ने वाली चीज. हम लायन के लिए बोलते हैं गुर्राना या दहाड़ना. यस, ठीक है, रोर. द ओशन रोड विद ऑल हिज माइट. माइट ऐसे अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी पावर से.
एंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ से दहाड़ा उसने जहाज को निगल लिया। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, बहुत तूफान आया होगा, बहुत तेज बारिश की आवाज या लहरों की आवाज हुई होगी और जहाज डूब गया होगा। ये हुआ होगा ना, जहाज डूब गया होगा वहां पे। लेकिन हमने बोला कैसे उस चीज को कि ओशन अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा और जहाज को निगल लिया, सोलोड। ठीक है, वेट अ मिनट। नाउ इट्स फाइन देवेंद्र। ओके, तो इसमें देखो क्या हुआ है कि ओशन अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा और उसने जहाज को निगल लिया। ठीक है, जब हम इस तरीके का बोल रहे हैं, ऐसे एक्शन बता रहे हैं जैसे ओशन एक लिविंग क्रीचर है और वो किसी चीज को निगल सकता है। ठीक है, तो जो आप इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस तरीके का एक्शन बता रहे हो कि जहां पे ये एक लिविंग क्रीचर है और ये किसी चीज को निगल पा रहा है, इसलिए हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, यूज लिविंग जेंडर यूज कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन जेंडर यूज कर, हिज। करेक्ट। ठीक है, तो ओशन रोड विद ऑल हिज माइट एंड सॉलोड द शिप। वरना आपको पता है, अगर आपको ऐसा कुछ बोलना होता तो आप ओशन के लिए क्या यूज करते। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है यहां पे, क्योंकि क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, आप किसी चीज को पर्सोनिफाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड हिज। क्लियर है? यस सर। ओके, और एग्जांपल जैसे द सन sheds his beams on the rich and the poor alike। यहां पे हमने क्या यूज किया, सन के लिए हिज यूज किया। क्यों यूज किया? बिकॉज आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके का है जैसे आप पर्सोनिफाई कर रहे हो। किस तरीके से? द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक, यानी कि सूर्य अपनी रोशनी गरीब और अमीर को बराबर देता है। ठीक है, जब आप इस तरीके से बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य एक लाइक ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है जो कि सोच के कर रहा है ऐसा काम कि उसे अच्छे काम करने हैं और सब लोगों को बराबर ट्रीट करना है ना, कि वो रिच और पुअर में कोई भेदभाव नहीं करना। ही इज डूइंग दिस ऑन हिज ओन, मतलब अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हिज यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर देखो, अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता कि कोई सेंटेंस जैसे द सरफेस of the sun is very hot because there is nuclear fission taking place on its surface। तब तो हम सन के लिए इट्स यूज करते। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ कि व्हाई डिड वी डू दिस। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज यहाँ पे आप अगर एक टेक्निकल सेंटेंस बोल रहे हो तो आप सम के लिए इट्स यूज करोगे, दिस इज करेक्ट। बट अब अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके का है जहां पे आपको दिख रहा है पर्सोनिफाइंग समथिंग, यहाँ पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये अलग टोन में लिखा गया है कि जैसे हम इसे लिविंग बीइंग मान रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उसके साथ आप हिज यूज करोगे। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब जैसे मून के साथ हम क्या लिखेंगे? अच्छा, एक चीज और होती है, जो हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसा भी होगा ना कि हम लोग कहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर देंगे, कहाँ पे फेमिनिन जेंडर देंगे।
ठीक है, तो मून को कैसे देंगे? हर, यस, द मून अरे इट्स नॉट अबाउट शेड समथिंग प्रियांजलि, देखो ये शेड की वजह से नहीं हुआ है, इसमें क्या बोला, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। सेंटेंस किस तरीके से है कि अगर हम ट्री को भी ऐसा बोलेंगे ना, द ट्री गिव्स एंड एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, लाइक विदाउट एनी सेल्फिशनेस और समथिंग, ठीक है, एकदम फ्लेश होके कोई काम करे, कोई नॉन लिविंग थिंग है, थिंक अबाउट इट, कोई नॉन लिविंग थिंग है, अगर वो कुछ काम करे तो बस हो रहा है ना। देखा जाए तो टेक्निकली सन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है, अब उसमें से कोई भी रोशनी निकलेगी तो वो उसके सामने जो ऑब्जेक्ट आएगा उस पर पड़ेगी ना, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन के दौर रोटेट कर रही है, तो उस देखा जाए तो सब जो भी हम सामने आएंगे तो सबके ऊपर धूप आएगी, स्टार्स के, मतलब वो स्टार है उसकी रोशनी आ रही है, बस ऐसा है। तो इसमें सूर्य कुछ थोड़ी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि हमें सन से सीखना चाहिए, फिर ऐसा कुछ सन जो करता है, सन रिच और पुअर में डिफरेंशिएट नहीं करता, वो सबको बराबर ट्रीट करता है, इस तरीके से बोला गया है, द पुअर अलाइक। तो ये कुछ ऐसा है कि हमें भी उन लोगों में डिफरेंस नहीं करना चाहिए और सबसे एक ही तरीके से बिहेव करना चाहिए, सबके साथ में अच्छा बिहेव करना चाहिए। ये कुछ इस तरीके का मॉरल सिखाता है, मतलब ये। तो ये मतलब है यहाँ पे कि जब आप नॉन लिविंग को इस तरीके से कर रहे होते हैं, हाँ यस, पर्सनैलिटी की तरह, यस, तो यहाँ पे आप सन को पर्सोनिफाई कर रहे हो, यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो उसे एक नाइस पर्सनैलिटी, यस, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? जो आपने इसे माना कि यार तो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सब किसी में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, इसलिए हमने उसके साथ ऐसा किया। अब इसमें देखो यहाँ पे हमने सन को कैसे यूज किया, बस नॉर्मल एक स्टार की तरह, यहाँ पे एक स्टार की तरह टेक्निकली यूज किया कि सर्फेस ऑफ द सन इज नॉट बिकॉज देयर इज न्यूक्लियर फिशन टेकिंग प्लेस ऑन इट्स सर्फेस, तो आप उसके लिए इट्स यूज करोगे, ठीक है। अब देखो मून के लिए कैसे यूज करते हैं, द मून हैज hidden her face behind the clouds, ठीक है, तो आपने के लिए इसके हर। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो नॉन लिविंग जो आप लिविंग में कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, जब आप उससे पर्सोनिफाई कर रहे हो और इसे ह्यूमन जेंडर दोगे, तो हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड दैट वेदर टू गिव इट मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, ठीक है। सी हाउ वी डू इट। मैस्कुलिन जेंडर दिया जाता है व्हेन अ थिंग सिग्निफाई स्ट्रेंथ, यस अक्षत, स्ट्रॉन्ग नेचर मैस्कुलिन, यस, स्ट्रेंथ, वायलेंस और करेज, ठीक है। जब कोई चीज सिग्निफाई करती है स्ट्रेंथ, वायलेंस या करेज, तो उसके लिए हम लोग मैस्कुलिन जेंडर देते हैं। एंड फेमिनिन ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ओके। तो देखा जाए तो हमने ऊपर जो एग्जांपल ये देखो, सन इज द लाइक अल्टीमेट पावर सोर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी यहाँ पे देखा जाए तो अर्थ पे मतलब सन की वजह से बहुत सारी चीज होती है, सन इज ऑलवेज पावरफुल, तो सन को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, इसलिए मैस्कुलिन। ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा था अबाउट द ओशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स माइट, यानी कि उसकी ताकत की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वायलेंस नेचर, रोड है ना, वायलेंस दिखा रहे हैं, इसलिए उसके बाद मैस्कुलिन यूज किया हम लोगों ने। मून को आपको पता है, मून इज ऑलवेज कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, ठीक है, देयर आर सेवरल पोएम्स और पोएट्री एवरीथिंग जहां पे मून को कैसा माना जाता है, ब्यूटीफुल माना जाता है। साथ ही साथ अनदर थिंग इज कि मून को हम लोग हमेशा जेंटल मानते हैं, है ना, जैसे हम सन को मानते हैं सूर्य की रोशनी, और ऐसी हिंदी में भी कविताएं हैं बहुत सारी कि सूर्य बहुत ज्यादा मतलब रोशनी देता है, और इंसान दिन भर जब सूर्य में मतलब धूप में मेहनत करता है तो मून की जो रोशनी है उसे शीतलता प्रदान करती है, तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो मून कैसा है, मून इज ऑलवेज, हाँ, शीतलता देता है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसीलिए मून को हमेशा हम जेंटल मानते हैं और ब्यूटीफुल इस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाई मून इज कंसिडर्ड एज हर हेयर। ये देखने के बाद याद आया था ना चंदा मामा वाली स्टोरी, सब लोगों को चंदा मामा वाली पोएम थी वो, तो कई बार लगता है कि मून को भी कैसा मानना चाहिए, मैस्कुलिन मानना चाहिए, राइट, सबको याद आया हुआ। ठीक है, तो अब मामी होगा शायद, हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ ये दिस इज द डिफरेंस, पता है ये डिफरेंस क्यों, डिफरेंस कल्चर का है, मतलब इंग्लिश और हिंदी, पता है ना, लैंग्वेज के हिसाब से कल्चर भी चेंज होता है, तो दिस इज दैट थिंग ओनली, नथिंग एल्स।
ठीक है। और बाकी ठीक है, हर कोई अलग अलग तरीके से पर्सोनिफाई कर लेता है, बट हाँ जनरली इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे वो बोलते हैं स्प्रिंग ब्रिंग्स, स्प्रिंग मौसम जो होता है ना उसकी बात चलिए, तो स्प्रिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड जॉय विद हरसेल्फ, है ना। स्प्रिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड जॉय विद हरसेल्फ। तो आपको पता है स्प्रिंग मौसम बहुत अच्छा माना जाता है ना, खूबसूरत मौसम होता है, एंड ठीक है, तो उसके लिए फिर इसके बाद क्या यूज किया हमने, हरसेल्फ यूज किया। तो जब भी आप, अब देखो ऐसा है कि स्प्रिंग मौसम आ गया तो चीजें अपने आप ही आ जाती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये जो मौसम होता है, ये जो ऋतु होती है, ये अपने साथ खुशियां और जॉय सब कुछ लेके आती है ऐसा, ठीक है। तो देखा जाए तो बस मौसम चेंज हुआ एंड दिस इज व्हाट वी फील आफ्टर वी लुक एट द सराउंडिंग, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा होता है, तो ठीक है। तो लेकिन हाँ, जब आप इस तरीके से पर्सोनिफाई करते हो कि वो अपने साथ खुशियां लेके आ रहा है मौसम, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, क्योंकि वो खूबसूरत मौसम होता है तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हर्सेल्फ लिखा जाएगा। अब देखते हैं इसका यहाँ पे क्या यूज है, मतलब हमारे क्वेश्चंस में और इस सब चीज में, ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं उसमें। देखो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि कभी कभी कोई सेंटेंस लिखा गया होता है उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला एक सेंटेंस देखा, मान लो इसी को क्वेश्चन की तरह दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, इट्स नॉट लाइक कि इट इज यूज्ड इन एवरीथिंग, एवरी लाइक सेंटेंस और समथिंग। लेकिन अगर मान लो ये सेंटेंस क्वेश्चन की तरह दे दिया गया है एंड लास्ट में आपको एरर बताना है इसमें, तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे यू विल फील दैट कि हाँ इसे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे हिज जो लिखा है वो ठीक है, इसे हम काट के इट्स नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि नॉन लिविंग के साथ वैसे हम इट्स लगा लेते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके का है जहां पे यू कैन सेंस देयर इज पर्सोनिफिकेशन, यू विल नॉट चेंज इट, यू विल लीव इट इन द ह्यूमन जेंडर, है ना, आप उसे हिज ही लिखा रहने दोगे, उसमें चेंज नहीं करोगे, इसलिए इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, समझ में आया तक? तो ये इसका यूज होता है। और अच्छा सैफ देखो क्या होता है, क्वेश्चन अगर कुछ भी दिया है ना आपके लिए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन है, मैं फिर से बताता हूँ सैफ, तो अगर क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से कुछ आया, लेट मी जस्ट मेक इट लाइक अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा है नो एरर, ठीक है, और आपको एरर फाइंड करना है, तो लास्ट में शायद हमें सबसे पहले हिट ये कर सकता है कि हाँ यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन, यहाँ पे तो ये दिखाया तो ओशन है, नॉन लिविंग होता है, तो उसके साथ मुझे इट्स लगाना चाहिए, इसे काट के हमें इट्स कर देना चाहिए। लेकिन आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आप सेंस कर सकते हो इस बात को कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन चल रहा है और आप इस चीज को पर्सोनिफाई कर रहे हो, और जब हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो हम उसको हिज बोल सकते हैं। तो इट्स अप टू द राइटर, जिसने वो लाइन लिखी है, जिसने वो स्टोरी लिखी है, उसके ऊपर होता है कि वो उसे कैसे पर्सोनिफाई कर रहा है। याद है ना मैंने पेट वाली बात बताई थी, जैसे इफ वी हैव अ पेट और उसको हम कुछ बात करते हैं, तो उसके साथ हम लोग वैसे तो हम किसी भी एनिमल के लिए इट्स लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपने यहाँ के पेट की बात करो, सेंटेंस उस सेंस में बात करता है कि हाँ यार ये तो, इसको ही या शी बोल सकते हैं, कहानी भी कुछ ऐसा लिखा गया है, आपका सेंटेंस कुछ तरीका है, तो डिपेंड्स ऑन द राइटर, मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप पे डिपेंड करेगा, आप उसे ही भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बस छोटी सी चीज है, मतलब बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। तो बस यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में ही या शी इस तरीके का ध्यान रखना हो तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि नॉन लिविंग को वहां पे पर्सोनिफाई किया गया तो आ सकता है, वरना इट्स ही आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत सिंपल सा है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ खास और ज्यादा डीप में नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना होगा हमें, ओके। चलिए तो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस इन नाउन। पॉजिटिव क्या मीनिंग होता है, जैसे वर्ड आता है हमारा पोजीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? ओन समथिंग, यस, ओनिंग समथिंग, अधिकार दिखाना है, बिल्कुल सही, ठीक है। वी आर पॉजिटिव अबाउट आवर थिंग्स, टू ओन समथिंग, बिल्कुल, है ना, इसका मतलब होता है टू ओन समथिंग, करेक्ट।
हक शो करना है किसी चीज पे, या तो हम पॉजिटिव होते हैं अपनी चीजों के लिए, अपने लोगों के लिए, है ना, अपने किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल सही गौरव। तो अब देखो नाउ, जैसे मुझे बोलना होता है प्रोनाउन की, अगर मैं बात करूं प्रोनाउन हम कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन में बोल सकता हूं मैं दिस इज माई बुक, ठीक है, या दिस इज हिज बुक, इस तरीके से बोलते हैं, दिस बुक इज माइन, हाँ सब चीज माइन नहीं बोलते हम लोग, दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। लेकिन देखो अब इसमें पॉजिटिव केस में क्या होता है, अगर हम बात करें क्योंकि नाउन की, नाउन में हम लोग बिल्कुल सही, नाउन में हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, ये सबको पता होगा, ठीक है, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है और इससे हम लोग शो करते हैं किसी भी चीज नाउन का पॉजिटिव केस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय राम, राम्स हाउस, हमें बोलना है राम का घर, तो हम इसी बोलेंगे ना राम्स हाउस, ठीक है। तो हाउस ऑफ राम, नॉन लिविंग का नहीं करते, यस गौरव बिल्कुल सही, नॉन लिविंग का नहीं करते हैं, अभी देखते हैं उस चीज को आगे, ठीक है। राम्स हाउस बोल दिया हम लोगों ने, तो ये आपको पता है प्रॉपर नाउन है। अब हम देखते हैं बॉय, किसी लड़के की बात चल रही है कि ये उस लड़के का घर है, हाउ विल से दिस, दिस इज दैट बॉयज हाउस, है ना। तो बॉय के साथ भी हम क्या करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जो समझने वाली चीज है, अगर वी हैव समथिंग प्लूरल, जैसे बॉयज है, देखो ऊपर तो मैंने क्या किया था, सिंगुलर का बताया था, यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल में लास्ट में एस आ रहा है, देखो बॉयज, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज एपोस्ट्रोफी हियर, और इसके बाद एक और एस नहीं लगता है, यानी कि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत होगा, ये सही है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं लगा सकते, अगर आपको प्लूरल के लिए करना है तो प्लूरल के बाद आप क्या करते हो, केवल एस के बाद एक एपोस्ट्रोफी लगाते हो, और ये बात एक चीज और बताते हैं यहाँ पे ये फर्क प्लूरल से नहीं पड़ता। द थिंग इज, जिस भी नाउन के बाद में एस आता है, ठीक है, जिस भी नाउन के बारे में बाद में एस आएगा, हम उसके साथ क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे बाद में, और एक और एस नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर कोई प्लूरल है मेन, तो मेन के साथ हम मेंस लगा सकते हैं, मेंस क्लब, ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंगुलर भी है जिसका नाम है कुछ, जैसे जेम्स, अब जेम्स तो एक ही इंसान हुआ ना, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, जेम्स कार, जेम्स की कार, नो प्रोनाउंसिएशन विल नॉट चेंज, बिल्कुल नहीं। जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो ना बॉयज, तो बॉयज इज ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और पता है दिस इज द ओनली रीजन, यहाँ पे अगर हम लोग इसे ऐसे बोलते, मान लो बॉयज, तो आपको पता है वो हिसिंग साउंड लास्ट में आ रहा है, उसी चीज को हटाने के लिए हम लोगों ने इसको गलत माना, ठीक है, ये सही है। तो आप इसमें क्या करोगे, बस बॉयज जो भी, रीजन वही है कि जिसके भी लास्ट में आ रहा हो एस, आप वहां पे सपोज यूज करोगे। तो जेम्स कार, तो जेम्स नहीं, जेम्स कार, ठीक है। और ये लिखने में पता चलता है, जेम्स अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आप देखोगे लोग बोलते हैं जेम्स कार बोला जाता है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आप बोल रहे हो दिस इज जेम्स कार, तो वहां से वो चीज समझ में आ जा रही है कि हाँ आपने उसके बारे में बताया, और लिखोगे तब तो पता चल ही जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्लूरल की वजह से नहीं हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि इस क्लास में एस आ रहा है, ठीक है। तो रीजन प्लूरल, क्योंकि प्लूरल देखा जाए तो ये भी प्लूरल है, दिस इज ऑल्सो प्लूरल, लेकिन इसके लास्ट में क्या है, MEN, हाँ। फिर से बताता हूं मैं, सिर्फ देखिए अलग बताते हैं, जैसे अगर मैंने बॉयज लिखा है, बॉयज की लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, इसलिए हमने केवल यहाँ पे क्या लगाया, उन लड़कों का घर है, अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज दोस बॉयज इज हाउस, तो बॉयज हाउस, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे। अब मैंने लिखा मेन, ठीक है, तो मैं ये बस यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि प्लूरल है, ये इस वजह से हुआ क्योंकि लास्ट में एस आ रहा था। अब मैन के लास्ट में एस नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं मेंस क्लब, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कोई सिंगुलर भी होगा जिसके नाम के आगे जेम्स हो गया जैसे, तो जेम्स लगाएंगे। कोई और नाम ले लेते हैं, कुमार विश्वास, ठीक है, कुमार विश्वास, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, कुमार विश्वास पोएट्री। आपको अगर उनकी पोएट्री के बारे में कुछ बोलना है तो ऐसे लिखोगे, कुमार विश्वास पोएट्री। क्लियर हुई वाली बात कि किसी के भी नाम में अगर लास्ट में ऐसे, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ बस अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे ऊपर, और दोबारा से एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इंग्लिश की जो हिस्ट्री है, उसने हमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं,
एक्सेप्शंस का मतलब है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आ रहा है। एक्चुअली कुछ नाउन्स नहीं, कुछ राइटर्स हैं पुराने, जैसे जॉन कीट्स, वाई वी ईस्ट, चार्ल्स डिकिंस। अगर इनकी किसी चीज की बात की जा रही है, मे बी इनकी पोइट्री की और समथिंग लाइक दैट, तो इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है हमारे। अब इसका रीजन कुछ भी रहा हो, आई डोंट नो इसका रीजन। मे बी उन्होंने अपने ड्राफ्ट में ऐसा लिख के रखा था, हो सकता है उस टाइम पे जब ये थे, हो सकता है उस टाइम पे इस रूल को सही माना जाता हो। ठीक है, बिकॉज ये मेंशन पूरा तरीके से कहीं नहीं किया गया कि ऐसा क्यों होता है, बट हाँ एक्सेप्शंस हमें बता दिए गए कि ऐसा होता है। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। इनके नाम के अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाए इनके नाम के आगे तो चलेगा, बाकी और कहीं पे भी नहीं। ठीक है, इन पुराने इन पोइट्स के साथ ही इस तरीके का हो रहा है बस। हाँ, सिर्फ इनके नाम के आगे, यही तीन पोएट यानी कि जिनके नाम के आगे इस तरीके से सारे पुराने जो पोएट्स हमारे, इन्हीं के नाम के आगे होगा। बाकी मौजूदा हालात में किसी के नाम के साथ इस तरीके का नहीं होगा। बाकी आप अभी जो भी जनरल सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उन सबके साथ आप अपॉस्ट्रोफी ही लगाओगे, यानी इसी तरीके से यूज करोगे जैसे हमने यहाँ पे किया है, ऐसे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन से याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से याद रहेंगे। तो ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव केस। यानी जब भी हमें किसी का बताना होता है, किसी की कोई चीज, सीमेंस का क्लब है या एक मार्श विश्वास की पोइट्री की बात कर रहा हूँ, उनकी किसी चीज की बात कर रहा हूँ, लड़कों का घर, तो उसके साथ वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर थिंग। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर राइट अ सेंटेंस, अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन by my angry brother. A table's legs were broken by my angry brother. क्या होगा इसमें? देखो ये सेंटेंस गलत है। ये क्यों गलत है? इसमें हम लोग यहां पे लिखेंगे we do not use apostrophe s with things yes बिल्कुल सही। ठीक है, with things without life apostrophe s जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, सिस्टम, इनके साथ हम लोग यूज नहीं करते, तो इससे लिखा जाएगा दिस इज रॉन्ग। सही क्या होगा? किस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम? या टेबल स्लेक्स को, मतलब टेबल स्लेक्स को और सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? यस, तो सिम बोलेंगे द लेग्स ऑफ अ टेबल वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर। ठीक है, तो ये तरीका से लिखने का सही हो जाएगा, द लेग्स ऑफ अ टेबल। तो दिस इज व्हाट वी डू। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रूफ टॉप नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका सही क्या होगा? द टॉप ऑफ द रूफ। जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप, नो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। तो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स जैसे हो गए टेबल, चेयर, बिल्डिंग, ये सब, इनके साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब देखो नॉन लिविंग के साथ हम कब यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिख रहा होगा पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो ये तो आप याद रखिएगा कि जनरली हम लोग ये काम नहीं करते। ठीक है, जनरली वी डू नॉट यूज पर्सोफियस विद थिंग्स विदाउट लाइफ। बात करते हैं कि कब कर लेते हैं। इन द केस ऑफ personification,
फर्स्ट ऑफ यस, कैसे? जैसे अगर हम बोल सकते हैं तो आपने कई बार सुना होगा नेचर्स लॉ, सुना है? नेचर्स लॉ बोलते हैं प्रकृति का नियम। तो देखा जाए, हम लोग देखा जाए तो नेचर को वैसे तो देखा है थिंग्स विदाउट लाइफ में होगा ना नेचर, ठीक है। लेकिन आप जब ऐसे बोलते हो प्रकृति का नियम, तो हम एक्चुअली इसे कैसा मानते हैं? उसे हम लिविंग मानते हैं, उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो व्हेनेवर यू पर्सोनिफाई समथिंग, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जा सकता है। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा था, तो हम पर्सोनिफाई करते हैं किसी चीज को, तो उसके साथ हम ह्यूमन जेंडर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर वी कैन यूज दिस, ठीक है। व्हाट एल्स वी कैन से? फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून्स फेवरेट हम लोग बोल देते हैं, पता है? फॉर्च्यून्स फेवरेट एज इन क्या मतलब होगा? फॉर्च्यून्स फेवरेट का सुना होगा, दिस इज लाइक अ इडियम एंड फ्रेजेस, उसमें भी यूज करते हैं कई बार। ही इज फॉर्च्यून्स फेवरेट, लकी है ना, बिल्कुल सही। यानी कि जैसे किसी को बोलते हैं फॉर्च्यून्स फेवरेट, अच्छी किस्मत, हाँ नहीं वही है बिल्कुल, ठीक है। जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो असल में कि तो किस्मत का फेवरेट है, इसके साथ तो सब बढ़िया होता है। देखा जाए तो अक्षय एक्सेप्शंस नहीं है इसमें, बस बता रहे हैं कि ये ऐसा केस है जहां पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा हो। तो एक्सेप्शंस नहीं होगा, ये होगा कि पर्सोनिफिकेशन के केस में हम ऐसा करेंगे। एक्सेप्शंस तो भी आगे बताऊं, ठीक है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है तो इनके साथ लगा जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार पोइट्री में लिखा होता है डेथ्स आईसी हैंड्स, ठीक है, कि मौत के हाथ उस तक पहुंच गए। तो इस तरीके से हम कई बार लिखा हुआ देखते हैं चीजों में। तो यू कैन यूज apostrophe s इन दोस केसेस जहां भी आपको दिख रहा है कि पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, हम पर्सोनिफिकेशन के केस में यूज कर लेते हैं apostrophe s। दूसरा देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कंसेप्ट यूज ऑफ apostrophe s, कि कहाँ कहाँ आप यूज करते हो उसे, ठीक है। यूजेस ऑफ apostrophe s कि कहाँ हम यूज कर लेते हैं। स्टोन्स थ्रो, ये यस, ठीक है। स्टोन्स थ्रो ये क्या हो गया, हमारा इडियम है। किसी के लिए बोलते हैं कि हमारे बिल्कुल घर के पास ही रहता है, ही लिव्स एट द स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो पर्सन उनके इडियम्स एंड फ्रेजेस के केसेस में तो हम कर ही लेंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बिल्कुल सही गौरव, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्टोन्स थ्रो। अब देखो जरा यहाँ पे विद heavenly objects like sun, earth, एक्सेट्रा। जैसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ सर्फेस, अर्थ क्रीचर्स, अर्थ ग्रेविटी, हम कुछ भी बोल देते हैं ना। अर्थ सरफेस भी बोलते हैं, अर्थ क्रीचर्स भी बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। सन्स रेज, तो इस तरीके की अगर आपको मून रेज कुछ भी इस तरीके अगर आप बोलेंगे, वैसे मून की रेज अपनी नहीं होती, मून सरफेस बोल सकते हैं एक बार को, ठीक है। और तो इनके साथ में हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं apostrophe s, जो भी हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ में आप apostrophe s लगा सकते हो, अर्थ सन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग नॉन लिविंग नाउन में? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये तो पता है क्या, एक चीज आप देखोगे कि एट टाइम्स हम लोग रूल्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हमारा यूजेस से याद होता है हमें, बिकॉज ये हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट जगहों पे, यानी कि इफ वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर और वी आर रीडिंग सम बुक्स, उसमें तो चीजें सारी ग्रामेटिकली करेक्ट होती हैं, एंड वी नो दैट कि इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे। तो रूल्स इज वन थिंग, बट आवर कॉमन सेंस एंड आवर एक्सपीरियंस इज वन थिंग, कि हमने इस तरीके से लिखा हुआ देखा है, ठीक है। तो ये तो यूज किया ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा देखो, if
a unit of weight is followed by the word weight. अगर आप यूनिट ऑफ वेट की बात, यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, जैसे ग्राम, किलोग्राम, टन, ये सब कुछ होती है, ठीक है। इफ यूनिट ऑफ वेट, अगर यूनिट ऑफ वेट जो भी हमारी वेट की यूनिट है उसके साथ अगर आप ये वर्ड भी यूज कर रहे हो वेट, ठीक है, देन apostrophes can be used with that unit of weight. तो हम उस यूनिट ऑफ वेट के साथ में apostrophes यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, a tons weight आप ऐसे बोल सकते हो, a tons weight, ठीक है, a grams weight, अब देखो जरा, आपका इसमें यही बोला गया ना, यूनिट ऑफ वेट के बाद में अगर किसी यूनिट ऑफ वेट के बाद में वेट वर्ड भी आता है तो आप उसके साथ apostrophes यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कैसे लिखा होगा, जैसे a tons weight is very heavy to be carried on a person's head. है ना, एक टन का वेट बहुत ज्यादा होता है किसी के सर पे कैरी करने के लिए, ये बोला हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। टन्स वेट इज वेरी हैवी टू बी कैरीड ऑन अ पर्सन्स हेड। अब मैं आपको देखो क्या बताता हूँ, आपने ये तो बोल दिया टन्स वेट यानी एक टन का वजन, लेकिन अगर कोई बॉक्स एक टन का है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते टन्स बॉक्स। आप ये नहीं बोल सकते एक टन का बॉक्स है, ये बॉक्स का वजन एक टन है तो एक टन का बॉक्स, हम ये नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर वेट ही वर्ड आ रहा है तभी हम इस तरीके से लगा सकते हो। क्लियर ये चीज, मतलब इसमें ऐसा ऐसा बहुत डीप रूल नहीं है, बट इतना ही हम कर सकते हैं। मीटर्स लेंथ, हाँ बिल्कुल, मीटर्स लेंथ, और मीटर्स लेंथ हो सकता है नहीं, जैसे हम लोग किलोमीटर्स डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, तो ये हो सकता है, इट्स फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो, मीटर्स लेंथ चलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं किलोमीटर्स डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस या 40 किलोमीटर डिस्टेंस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। यूनिट होती है जो हमारी पैसे की, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, और डॉलर्स वर्थ, ठीक है, या फिर जैसे रुपीज वैल्यू, तो इसके साथ हम ये भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये भी चल जाता है। और डॉलर्स वर्थ और रुपीज वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कुछ भी अगर आप बोलना चाहो तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो लेट्स लुक एट सम अदर रूल्स नाउ। आप साथ में नोट भी कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई कि अगर मैं पीडीएफ दे पाऊँ तो, ठीक है, तब तक थोड़ा बहुत नोट भी करते चलो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ती है, फिर थोड़ा बहुत तो रिवाइज करना पड़ता है, तो थोड़ा नोट भी करते रहोगे, इट विल बी फाइन, एंड आई विल सी कि मैं पीडीएफ कब तक दे सकता हूँ इसका। ओके, यू मस्ट हैव, या साथ में नोट करते रहना इसलिए सही होता है ना, क्योंकि आप शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। देयर आर टाइम्स कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देता हूँ जो क्लास में ही बोल रहा होता हूँ,
ऐसा होता है ना कई बार कि हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और अचानक कुछ और क्लिक किया, तो हो सकता है कई बार वो उसमें ना हो, तो इसलिए लिखते रहना इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, एपोस्ट्रोफी। और हम भी ऐसा होता है कि हम भी अपने हिसाब से समझ के कुछ नोट कर लेते हैं उसमें, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। यानी कि सारे रूल्स पढ़ने से ज्यादा कई बार वो छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ में ट्राई करूंगा देने का, बिकॉज पीडीएफ तो ऐसा होता है ना, पीडीएफ इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन द बुक, सब जगह लिखा ही है सब कुछ, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हम समझ लें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Because apostrophe s can not be used with to consecutive nouns। consecutive का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना? तो क्या होता है, हम यानी कि दो वर्ड्स के साथ हम लगातार यूज नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते राम्स ब्रदर्स करियर इज गोइंग वेल। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते राम के भाई का करियर बढ़िया चल रहा है, तो राम्स ब्रदर्स करियर। ऑल्दो होता क्या है ना, हमें देखा जाए तो ये चीज समझ में आ जाती है, वी नो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वी विल गेट द आइडिया, हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि राम के भाई का करियर अच्छा चल रहा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट, बिकॉज होता क्या है ना कि आफ्टर अपॉस्ट्रोफी एस यू आर सपोज टू राइट अ नाउन। इसी नाउन के साथ में अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हो, जैसे आपको पता है आपने राम्स हाउस लिखा, तो यानी कि राम्स, इसके बाद में पक्का एक नाउन आएगा, राम्स हाउस। तो वी आर व्हाट वी आर सपोज टू राइट कि नाउन की अपॉस्ट्रोफी एस हमने लगाया है, तो वर्ड नाउन हो, ना कि नाउन का अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी होती है कि जब भी आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो अगला वर्ड हमें नाउन चाहिए, यानी नाउन चाहिए विदाउट अपॉस्ट्रोफी, तो ये गलत हो जाएगा, ये एक तरीका सही होगा। अब देखो कौन सा तरीका है जिससे हम इस बात को लिख सकें अपॉस्ट्रोफी एस हटा के। याद है ना हम लोगों ने पढ़ा था राम्स हाउस को हम क्या बोल सकते हैं, हाउस ऑफ राम। उसी तरीके से हम एक एपोस्ट्रोफी एस हटे और उस बात को ऑफ लगा के लिखेंगे। तो आप बताइए इसे कैसे लिख सकते हैं कि एक एपोस्ट्रोफी एस हटाएं हम लोग और एक बात एक जगह ऑफ, उस बात को आगे बोल पाए। इसी बात को हम कैसे बोलेंगे? बिल्कुल सही, है ना? तो हम बोलेंगे करियर ऑफ राम्स ब्रदर, बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, हमने देखो एक बार अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया और बाकी हमने ऑफ लगा के लिख दिया करियर ऑफ राम्स ब्रदर। द करियर ऑफ राम्स ब्रदर इज गोइंग वेल। सिमिलरली मान लो अगर कुछ और सेंटेंस है, जैसे his wife's secretary's mother is ill। यानी उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर इल है। सही तरीके से लिखना ताकि जो बीमार है वो अगले सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई एम। बिल्कुल सही। मदर, देखो जनरली हम लोग रिलेशंस होते हैं ना, उसके साथ हम लोग जनरली आर्टिकल यूज नहीं करते, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं मदर ऑफ हिज वाइफ्स सेक्रेटरी इज इल। ठीक है, मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी इज इल, बिल्कुल सही। दिस इज करेक्ट एंड दिस पार्ट इज रॉन्ग बिकॉज दो अपॉस्ट्रोफी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी इज इल। ठीक है, तो वी गेट द आइडिया कि किस तरीके से यूज करना है इसे, बिल्कुल सही। तो जब भी आप दो लगातार वर्ड्स पे, दो कॉन्सिक्यूटिव नाउन्स पे अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा देखते हो तो दैट विल बी द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट।
तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अक्षय कौन सा सेंटेंस ये बोला? देखो, इस वाइफ सेक्रेटरी इस मदर इज इल, हमने क्या बोला? ये सेंटेंस पढ़ के, हाँ ये सेकंड वाला, हाँ देखो हमें ये सेंटेंस पढ़ के एक आइडिया लग रहा था कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हिज वाइफ, उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर बीमार है, उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर बीमार है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अब क्योंकि अपॉस्ट्रोफी इस तरीके से लगाया गया है, हमें कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या मतलब निकलता है, तो उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर बीमार है। तो हमने इसी चीज को राम्स ब्रदर्स करियर, तुमने क्या लिखा था? करियर ऑफ राम्स ब्रदर। वैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अब पता है बीमार कौन है? मदर बीमार है, किसकी? उसकी वाइफ सेक्रेटरी की। तो उसी को हम लोगों ने मदर को पहले लिख दिया कि मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी इज इल। क्लियर अक्षर? ठीक है, यस। तो बस वही ध्यान रखना कि कौन है पर्सन बीमार, तो उसको आप इस तरीके से लिख लोगे, ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी इज इल। एंड वन मोर थिंग, मान लो इन केस हम लोग सेक्रेटरी ऑफ समथिंग समथिंग करके लिख भी ले, तो दोनों सेंटेंस को रीड करो और आपको पढ़ के पता चल जाएगा हमने हु इज इल, शी इज इल। और यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ोगे तो विल गेट द आइडिया कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट हिज मदर ओनली, पर हर मदर, पता नहीं सेक्रेटरी हिज है हर है, वो यहाँ पे बताया नहीं गया, बट या ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी इज इल, तो शी इज इल, तो बस वही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो सेंटेंस एग्जाम क्वेश्चन मिलता है ना, आपको पता है क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलेगा तो बस सिंपल इतना मिलेगा। देखो अगर ये मान लो छोटा सा सेंटेंस ही है और इसमें दे हैव टू लाइक मेक इट अ क्वेश्चन, व्हाट विल डू, यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके से और लास्ट में लिखा है नो एरर, ठीक है, और इसी को डिवाइड कर दिया मान लो तीन पार्ट में, ए बी एंड मे बी दिस इज सी। तो आपको पता है आपको इस वाले पार्ट में कैसे सी करोगे, इसमें तो पूरा चीज करना पड़ता है। तो व्हाट वी डू, इस वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ये वाली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर सेंटेंस थोड़ा लंबा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से भी इसे हटा देंगे, बिकॉज ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल दिया है बस। तो जहां भी आप देखोगे कि दो अपॉस्ट्रोफी लगे हुए हैं, हम उसी को एरर बता देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये ए पार्ट है या ये केवल बी पार्ट है, तो उसमें उसी चीज को एरर बता देते हैं कि जहां पे भी डबल हमें अपॉस्ट्रोफी दिखेगा वहां पे, ठीक है। और ये इसलिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में लिखना कैसे चाहिए था। तो अगर हम खुद लिख रहे हैं उस बात को, ताकि हम सही तरीके से उसे बोल पाए। हाँ मेन, देखो मेन है, हम लोगों ने मेन कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हमने मेन कंसेप्ट ये पढ़ा था कि अपॉस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड विद टू कॉन्सेक्यूटिव नाउन्स। मेन एरर क्या हुआ, मेन एरर हुआ कि हमने दो कॉन्सेक्यूटिव नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगा दिया, मेन एरर तो ये हुआ ना। तो हम किसी क्वेश्चन में अगर हम मार्क करना चाह रहे हैं, अगर हमसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में आप एरर बताओ क्या है, तो हमारे लिए मेन एरर ये हो जाएगा यस नाउन होना चाहिए। तो जैसे वाला है ना, क्योंकि एपोस्ट्रोफी के एस के बाद नाउन होना चाहिए, ना कि एक और एपोस्ट्रोफी। तो जैसे वाला क्वेश्चन अगर होता, ठीक है, राम्स ब्रदर करियर समथिंग समथिंग, तो इसमें एरर क्या होता है, ये होता है एरर हमारे लिए कि जहां भी आप देख रहे हो दो नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो आप इस चीज को एरर बताओगे कि दिस इज आवर एरर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, जहां भी दिख रहा है दो नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, दिस विल बी मार्क्ड एज एन एरर। क्लियर? यस, ठीक है। चलो लेट्स कीप इट टिल हियर, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यस, तो आज हमने दिखा अपॉस्ट्रोफी एस कहां पे यूज करेंगे, तो पहला पॉइंट हमने लिखा है विद ये दो कॉन्सेक्यूटिव नाउन्स के साथ हम लोग यूज नहीं कर, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके। So thank you guys, we'll meet in the next class, and till then take care, stay fit, okay, thank you. एंड वन मोर थिंग, जो भी टाइम होता है छोटे रूल्स हमने पहले लिखे हैं वो भी एक बार रिवाइज करते रहो, दैट विल बी लाइक बेटर, ओके। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।